दोस्तों नमस्कार। उर्दू के एक शायर हैं नाथुराम कसावन। उनका शेर है कि सादगी में तेरे जो मुर्शिद है पिन हो ये अमीरी इतनी, आसान नहीं पाना हर किसी को ये फकीरी इतनी। मुर्शिद बोले तो बादशाह यानी कि पथ प्रदर्शक या गुरु, और पिन्हा बोले तो छुपा हुआ। इस शेर का जिक्र इसलिए कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की थी जिसमें वे पूर्व प्रधानमंत्री देवे गौड़ा को संसद भवन में अपने कार्यालय में खुद कुर्सी खींचकर उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे जहां मोदी ने बड़ों के सम्मान का सामाजिक संदेश अग्रेषित कर दिया, वहीं मार्च 2023 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भी एक नई संभावना छोड़ गए। आपको बता दें कि देवे गौड़ा जो कर्नाटक की एक बड़ी पार्टी है जनता दल सेक्युलर, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री हमेशा से ही तस्वीरों से एक बड़ा संदेश दे जाते हैं। मंगलवार को भी प्रधानमंत्री ने प्रतीकों की राजनीति को आगे बढ़ाकर ही अपने पूर्ववर्ती के सम्मान में खुद जो कुर्सी खींची, उन्हें कुर्सी पर बिठाया और उनके साथ बहुत एक तरह से कहें तो रूबरू होकर, एक तरह से कहें तो उनसे बहुत आत्मीय होकर बातें की। यहाँ यह भी जिक्र करना जरूरी है कि राजनीति में प्रतीकों का अपना महत्व होता है तथा प्रधानमंत्री मोदी प्रतीकों की इस राजनीति में माहिर माने जाते हैं। आपको ध्यान होगा नवंबर माह के दूसरे पखवाड़े में जब वे उत्तर प्रदेश में थे, लखनऊ में बैठक थी देश भर के पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों की। तो उस बैठक के दौरान उनकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ की एक तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी। 2 तस्वीरें खुद योगी ने वायरल की थी। उन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी ने योगी के कंधों पर हाथ रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे चलते चलते वो योगी को कुछ बता रहे हों। लोगों ने उस तरह उन पिक्चरों को लेकर के तमाम तरह की अटकलें लगाई थी, तमाम तरह के कयास चले थे। मीडिया के लोगों ने अपने अपने अंदाजे लगाए थे कि मोदी ने योगी से आखिर क्या कहा होगा। लेकिन उस तस्वीर से दोस्तों एक बात की पुष्टि हो गई थी कि मोदी और योगी के बीच जो कुछ मीडिया संस्थान खटपट की बात दिखाते थे, जो मीडिया का एक वर्ग दावा करता था, वक्त बेवक्त सोशल मीडिया पर बड़ी अटकलें लगती थी, बड़े बड़े बातें आती थी कि योगी और मोदी में सब कुछ ठीक नहीं है। तो उस तस्वीर का एक संदेश था। और वैसे भी योगी उम्र और ओहदे में मोदी से छोटे हैं, तो मोदी का हाथ उनके कंधे पर था। तो दोस्तों, जो मंगलवार को तस्वीर सामने आई, खुद प्रधानमंत्री ने शेयर की, उसमें देवे गौड़ा मोदी से उम्र में बड़े हैं और संसद में सीनियर भी रहे हैं, उनसे पहले देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो मोदी जी ने देवे गौड़ा को बैठने के लिए उस कुर्सी पर जिस कुर्सी पर देवे गौड़ा को बैठाना था, खुद खींच करके आगे किया, यानी कि एक बहुत बड़ा सम्मान दिया। भारतीय जनमानस को समझने वाला कोई भी मंझा हुआ नेता ही प्रतीकों के ऐसे महान धागों को अलग अलग छोर से पकड़ सकता है। कहें तो यह मोदी की एक अंदाजे बयां है कि वे किस प्रकार से अपने समक्ष आने वाले लोगों को अपना बनाते हैं। खैर, एक बड़े नेता और एक बुजुर्ग किसान के लिए कुर्सी खींचने का संदेश क्या होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको बड़ी अच्छे से जानते हैं और उन्होंने इसका उसी हिसाब से ही पेश किया था। दोस्तों, ये आपके साथ एक बात और साझा करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए देव गौड़ा की तारीफ की थी। उससे पहले एक बात और आपके लिए जानना जरूरी है कि देवे गौड़ा ने भी कृषि कानूनों का, हालांकि देवे गौड़ा कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे, उन्होंने कृषि सुधार कानून जो मोदी सरकार में आए थे उनका पूरा विरोध किया था। लेकिन 4 फरवरी 2021 को जब राज्यसभा में अपना भाषण पढ़ा था देवे गौड़ा ने, तो उन्होंने इशारा किया था कि जो किसान आंदोलन है वह भ्रमित हो गया है। और 26 जनवरी की घटना पे उन्होंने शोक भी जताया था, दुख भी जताया था, उनकी पीड़ा झलकी थी उनके भाषण में। आपको वीडियो दिखाते हैं। Contention is now about the 3 bills that has been enacted by the House. Though on the day there is no proper
proceedings were able to conduct it as the House was not in order. Sir, today, small and marginal farmers are more than 90%. Their holdings is half an acre to 1 acre. Now, to protect their interest, the bills that have been enacted, the impression of the government is that is going to be solved. In my humble opinion, it may be very difficult to solve the problem of the small and marginal farmers. Almost all the previous governments have done to see that the farmer's condition is to be improved. But net result is now the urban area is now improving. The farmers are suffering and they are now migrated to cities. When we are in office as a coalition government, sir, the situation, what I have understood at the time, the farmers are in a very poor condition. We have taken certain decisions to help the farmers. The decision which I have taken under the leadership, under the coalition government which I have been asked to perform as a Prime Minister, 50% subsidy we have given to the tractors, power tillers, drip irrigation and sprinkler irrigation, micro irrigation, all the concerned equipments were given 30 to 50% subsidy. I think Punjab has most benefited at that time. When we took an decision for the poor people also classified not by any presumption or assumption. Lakdawala committee has taken the decision at the time. I think Madam Gandhi has been appointed that committee, Lakdawala committee. They gave the report, nearly 36% is below poverty line. To help those people, 10 kg of rice, 5 kg of wheat, 1 liter of mitti ka tel, and 1 kilo sugar. We have taken the decision. At that time, the expenditure, how to meet, was one of the major issues. Nearly 8,900 crores for the expenditure for this particular purpose. I don't want to deal with all those things. दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि 4 फरवरी 2021 को राज्यसभा में देवेगौड़ा ने कहा था कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलन खत्म करवाने की काफ़ी कोशिशें की और आंदोलनकारी किसानों से गतिरोध खत्म करने को लेकर 11 दौर की बात भी की। किसान आंदोलन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं, ये अपने भाषण में देवेगौड़ा ने कहा था। देवेगौड़ा ने कहा था कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली के लाल किले पर मचा उत्पात वह दुखद था और उन्होंने उस पर गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि जो 26 जनवरी की जो घटना हुई उससे माहौल खराब करने वालों ने अंजाम दिया। देवेगौड़ा ने कहा था कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए,
जिन्होंने देश की अस्मत के साथ में खिलवाड़ किया। तो मोदी ने उस समय नए कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने कृषि कानूनों पर अपनी चर्चा में करके या चर्चा में शामिल होकर के इस मुद्दे को गंभीर बना दिया है और उन्होंने काफी सुझाव भी दिए हैं। उस समय मोदी ने देवेगौड़ा को किसानों का बड़ा नेता कहा था और यह भी कहा था कि आजीवन किसानों के प्रति देवेगौड़ा समर्पित रहे हैं। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, यहाँ आपके साथ एक बात और साझा करना चाहूंगा कि जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे तो उनकी कई योजनाएं किसानों के पक्ष में रही और चौधरी देवीलाल ने उस समय देवेगौड़ा की काफी तारीफ की थी। दोस्तों, यहां आपके साथ में कर्नाटक की वर्तमान विधानसभा की और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा भी करना जरूरी समझूंगा। आपको बताएंगे कि जहां कर्नाटक में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बसवराज मुंबई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। 1 मार्च 2018 को कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसमें जो स्थिति सामने आई थी वो इस प्रकार थी कि 222 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा को 104, कांग्रेस को 78, जनता दल सेक्युलर को 37, बहुजन समाज पार्टी को 1 तथा 1 सीट पर निर्दलीय चुनाव जीता था। आपको बताऊं, इससे पहले 2013 से 18 तक कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी और सिद्धारमैया उसका नेतृत्व कर रहे थे। 5 वर्ष लगातार कांग्रेस की सरकार चली थी और जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें हंग असेंबली आई थी और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी। क्योंकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी तो पहले भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला और येदियुरप्पा उस सरकार में मुख्यमंत्री बने। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाई तो सदन में सरकार गिर गई। अल्पमत की सरकार जो थी और कांग्रेस के समर्थन से देवेगौड़ा के पुत्र हैं कुमारस्वामी, वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने और गठबंधन की सरकार बनी। उस समय आप याद करेंगे अगर तो सिद्धारमैया जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वे डी शिव कुमार जो कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनकी गुटबाजी के चलते जो कुमारस्वामी की सरकार थी वो पहले दिन से ही संकट में आ गई थी। 2019 का आखिर आते आते जुलाई 2019 में मिशन लोटस के तहत कांग्रेस के 12 व जनता दल सेक्युलर के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और कुमारस्वामी की सरकार अल्पमत में आ गई। क्योंकि कुमारस्वामी सरकार अल्पमत में आ गई थी तो उनका इस्तीफा हुआ और 26 जुलाई 2019 को येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन गई। दिसंबर 2019 में 15 सीटों पर उपचुनाव हुआ और यह उपचुनाव कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने अलग अलग लड़ा। तो 15 सीटों में से कांग्रेस के केवल 2 विधायक बने और 12 भाजपा के चुनाव जीते और 1 निर्दलीय के रूप में होटकोटे सीट से शरद कुमार बचेगौड़ा निर्दलीय विधायक बने। यानी कि इसके बाद भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत में आ गई। क्योंकि उपचुनाव में जनता दल सेक्युलर व कांग्रेस अलग अलग लड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी को उस उपचुनाव में पूरा फायदा मिला। हालांकि येदियुरप्पा भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और बीमारी का कहें या उनकी बढ़ती उम्र का कहें या भाजपा की जो भी नीति रही होगी, पॉलिसी रही होगी, उसके तहत येदियुरप्पा का इस्तीफा हुआ और 26 जुलाई 2021 को यानी कि अब से लगभग 6 माह पहले बसवराज मुंबई कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए जो आज तक वहां सरकार चला रहे हैं। अगले साल चुनाव होना है, मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया। तो माने तो जो मंगलवार की तस्वीर है देवेगौड़ा की और प्रधानमंत्री की, वह कई प्रकार के संदेश दे रही है और उसका पता लगेगा आने वाले 1 साल के अंदर भी और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी। दोस्तों, अगली चर्चा अब दीदी की। दीदी मुंबई में थी मंगलवार को और बुधवार को यानी कि आज, और दीदी ने मुंबई में यूपीए का खेला कर दिया और कह दिया कि यूपीए कहीं है ही नहीं। अब दरअसल बात यूं चली कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इस समय पूरे अपने कहे तो वो अपनी पार्टी को विस्तार देने के मूड में है, उसको पूरी तरह से बढ़ाने के मूड में है, संगठन को बड़ा कर रही हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने बुधवार को राहुल गांधी पर 2 टूक अंदाज में तंज कसा
और यूपीए के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए। दीदी ने कहा कि विदेश से राजनीति नहीं चलती। बड़ा सीधे सीधे संदेश दे दिया कि राहुल गांधी विदेश में रहते हैं ज़्यादातर समय और विदेश से राजनीति नहीं होती, और खुद को एक प्रतिद्वंदी बता दिया प्रधानमंत्री पद का, और एक तरह से बता दिया कि वह आने वाले समय में एक नए गठबंधन का, नए एक तरह से कहें तो संगठन का, जिसमें कई छोटी पार्टियां शामिल हो सकती हैं, का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी ने एनसीपी के मुखिया हैं शरद पवार, उनसे मुलाकात की और उनसे मुलाकात के बाद में उनके सामने ही कहा कि यूपीए का अब कोई वजूद नहीं है। किस बात पे कहा कि जब उनसे पत्रकारों ने, मीडिया के लोगों ने पूछा कि क्या शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष नहीं बना देना चाहिए, तो उनके जवाब में कुछ और कहने की बजाय ममता दीदी ने कहा कि यूपीए तो खत्म हो चुका है। इससे पहले टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी ने राहुल गांधी पर सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मुलाकात के दौरान भी निशाना साधा। उन्होंने राहुल का नाम लिए बिना कहा कि अगर कोई कुछ करता ही नहीं है, घूमता रहता है, विदेशों में चला जाएगा तो कैसे काम चलेगा, इसलिए हमें कई दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। शरद पवार और ममता के बीच सिल्वर ओक अपार्टमेंट में करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई बंद कमरे में। इस मुलाकात के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का पुराना नाता रहा है। ध्यान रहे कि शरद पवार जी बिना कुछ सोचे हुए बोलते नहीं हैं। पवार ने कहा कि कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आदित्य ठाकरे और संजय राउत के साथ भी बातचीत हुई थी, और आज वह एक पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए, ध्यान देने की बात है, बड़ा स्पष्ट कहा कि पॉलिटिकल डिस्कशन यानी कि राजनीतिक चर्चा के लिए वे यहां आई हैं। उन्होंने बंगाल में हुई जीत को लेकर के अपने एक्सपीरियंस को हमसे शेयर किया है। पवार ने कांग्रेस को भी विपक्ष के इस नए मोर्चे में शामिल करने के लेकर कहा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं वह हमारे साथ खड़े होकर भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से उन्होंने संदेश दे दिया कि वह ममता दीदी के साथ खिचड़ी अपनी पका सकते हैं। 2024 में नेतृत्व कौन करेगा, यह बाद का मुद्दा है। शरद पवार और ममता ने दोनों ने कहा कि पहले सबको एक मंच पर आने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव फोर्स बनाने जा रहे हैं। शरद पवार एक बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, और मैं उनके साथ एक राजनीतिक चर्चा करने के लिए यहाँ आई हुई थी। हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सक्षम विपक्ष तैयार कर रहे हैं जो 2024 के चुनाव में एक महती भूमिका अदा करेगा। इससे पहले ममता ने मुंबई के वाईबी चौहान हॉल में सिविल सोसाइटी यानी कि सामाजिक संगठनों के लोगों से मुलाकात की थी। यहाँ उन्होंने कहा था कि अगर सभी रीजनल पार्टीज, सभी क्षेत्रीय दल एक साथ आ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार कांग्रेस को कहा कि एक एक्सपर्ट टीम बनाओ जो हमें गाइड करे, लेकिन कांग्रेस सुनती ही नहीं है। दोस्तों, ममता से जब यह पूछा गया कि क्या वे केंद्र सरकार के विरुद्ध विपक्ष का चेहरा बनेंगी, तो ममता बनर्जी ने एक सधे हुए राजनेता की तरह कहा कि वे एक छोटी वर्कर हैं और वर्कर ही बनी रहना चाहती हैं। हालांकि वे यह भी बोली कि जो खुद पर भरोसा रखते हैं वही सब कुछ कर पाते हैं। ममता की कांग्रेस से बढ़ती दूरी और तीसरे मोर्चे की आहट के बीच शरद पवार के साथ उनकी मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब मार्च 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ममता दीदी अपने परिवार को बड़ा कर रही हैं। संभवतः वे 5 प्रदेशों में चुनाव में हिस्सा भी लें। मंगलवार को ममता बनर्जी आदित्य ठाकरे और संजय राउत से जब मिली तो उसके बाद में आदित्य ठाकरे ने पत्रकारों से कहा था कि हम दीदी का मुंबई में स्वागत करते हैं। आदित्य ठाकरे का बयान भी एक गंभीर राजनीतिक गठजोड़ की एक तरह से दस्तक दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि हम इस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मंगलवार रात को संजय राउत और आदित्य ठाकरे के बीच जो ममता बनर्जी की मुलाकात हुई थी उसमें उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे बीमार हैं और अस्वस्थ होने के चलते डॉक्टरों ने अनुमति नहीं दी होगी, इसलिए मुलाकात नहीं हुई थी। अब एक बात और यहाँ सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है और ध्यान रखने वाली बात है कि ममता भी कुछ दिन पहले दिल्ली थी और दिल्ली में जब वे रहीं तो उनकी पार्टी में 3 बड़े नेता शामिल हुए थे। आपको हमने बताया भी था, जेडीयू के पवन वर्मा,
और कांग्रेस के कीर्ति आज़ाद और कांग्रेस से बागी हुए अशोक तंवर जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। तो माने तो उस समय चर्चा थी कि दीदी सोनिया गांधी से मिलेंगी, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की थी और इसके बाद से ही राजनीतिक हलकों में दोनों के बीच यानी कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच दूरी को लेकर तरह तरह की बातें सामने आई हैं। दोनों दलों के बीच दूरी बढ़ रही है, यह संसद के शीतकालीन सत्र में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, माने तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद में राजनीतिक परिदृश्य कुछ बदला बदला हो सकता है और यह भी एक संकेत सामने आ रहे हैं कि 2024 के जो लोकसभा आम चुनाव होंगे उसके लिए एक तीसरा मोर्चा जरूर सामने आएगा। वह कितना मजबूत होगा, कांग्रेस उसमें शामिल होगी नहीं होगी, भाजपा का वह या ये बोलें तो एनडीए का वह कैसे मुकाबला करेगा, यह तो भविष्य गर्भ में है। लेकिन यह तय है कि जिस प्रकार के सियासी समीकरण बन रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल अलग होगा। तो दोस्तों, आज के अभिमत में इतना ही। कल एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।